आप सबको नमस्कार। गुड मॉर्निंग। अभी तो मॉर्निंग ही है। खुशामदीद। जब हम लोग बात करते हैं हमारी जनरेशन की या हमसे एक जनरेशन पहले की, जैसे मेरे पिताजी की जनरेशन मान लीजिए, यानी कि रफली जो पीरियड है 1950 से लेकर आप मान लीजिए लगभग 1980 तक, 1985 तक, 30-35 साल का पीरियड जो है, तो इसमें दो ऐसे सिंगर्स थे जिन्होंने एक एक करके, एक साथ तो नहीं, एक एक करके अपने एरा को पूरी तरह से डोमिनेट किया। 50 से स्टार्ट हुआ डोमिनेशन रफ़ी साहब का। डोमिनेशन कहना इसको शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस ज़माने में जो क्वालिटी ऑफ सिंगर्स थे, मेल सिंगर्स, तलत साहब थे, तलत महमूद, हेमंत कुमार, मन्ना डे, और ख़ुद किशोर कुमार भी एक्टिव थे। 50s में किशोर कुमार बड़े पॉपुलर एक्टर सिंगर थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उन्होंने उसमें अपने गाने भी गाए। और उसके बाद 50s के एंड तक महेंद्र कपूर का भी राइज होना शुरू हो गया, और महेंद्र कपूर 60s के डेकेड में और इवन 70s के डेकेड में काफ़ी एक्टिव थे। तो ऐसा नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी का पूरा एरा पे डोमिनेशन था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो प्रेफर्ड चॉइस थे। शायद ही कोई फिल्म ऐसी आती होगी 50s और 60s में जिसमें चाहे लीड सिंगर रफ़ी साहब ना हो, लेकिन उनका एक भी गाना ना हो। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको संगम का। संगम 1964 राज कपूर की फिल्म, राज कपूर वैजयंती माला, और इसमें सारे गाने ज़ाहिर है मुकेश के थे। वो गाना तो आपको याद ही होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, मुकेश साहब का गाना। और उसके बाद भी, इसके बावजूद भी, क्योंकि फिल्म में राजेंद्र कुमार भी हीरो थे, तो बहुत ही एक अच्छा गाना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, तो ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में था। और जब इस फिल्म का आप साउंड ट्रैक सुनो तो मुकेश साहब के बहुत अच्छे गाने हैं इस फिल्म में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना एक स्टैंड आउट करता है। फिर ये बात आती है कि जो उस ज़माने के जो हीरो थे, बहुत सारे हीरोज़, उन पे आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत अच्छी फिट बैठती थी। और इससे अच्छा कंट्रास्ट क्या आप दे सकते हैं कि एक तरफ शम्मी कपूर और एक तरफ जॉनी वॉकर। शम्मी कपूर पे जो फिल्माए गाने थे उसमें रफ़ी साहब की आवाज़, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। तो इस गाने की तो बात ही कुछ और है। लेकिन अगर आप जॉनी वॉकर की बात करें तो जॉनी वॉकर के पीछे जो रफ़ी साहब की आवाज़ है, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई और गा सकता है। जैसे कि मधुमती फिल्म थी 1958, उसमें एक गाना था, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी पी के ज़रा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा। तो इसमें जो एक ड्रंकन सीन था जॉनी वॉकर का, उसमें जो प्लेबैक रफ़ी साहब का है वो बिल्कुल कमाल का है। तो 1950 से लेकर रफ़ी 1970 तक आप कह सकते हैं कि रफ़ी का एरा था जिसमें डिफ़ॉल्ट सिंगर रफ़ी साहब होते थे मेल वॉइस में, चाहे हीरो राजेंद्र कुमार हो, चाहे शम्मी कपूर हो, चाहे देवानंद हो, चाहे प्रदीप कुमार हो, चाहे कोई भी हो। ज़्यादातर इवन विश्वजीत, आपको गाना याद ही होगा मेरे सनम का, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। तो ये सारे गाने जो थे ये रफ़ी साहब के गाए हुए हैं, और एक तरह से वो इस एरा के नंबर 1 सिंगर थे। 1969 मेरे ख्याल से दिसंबर या नवंबर में एक ऐसी घटना हुई, घटना को क्या कह सकते हैं, एक फ़िल्म ऐसी आई जिसने पूरा इक्वेशन ही चेंज कर दिया, और वो फिल्म का नाम था आराधना। तब तक राजेश खन्ना को कोई ख़ास जानता नहीं था, तो शम्मी कपूर के साथ फिल्म बननी थी शक्ति सामंत की। शम्मी कपूर साहब ज़रा अपनी वाइफ गीता बाली, जिनकी डेथ मेरे ख्याल से 1965 या 66 में हुई, जब तीसरी मंजिल बन रही थी, और उसके बाद से वो काफ़ी हिल से गए थे, और उसके बाद
कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो उन्होंने, वो फिल्म बन रही थी, मेरे ख्याल से फिल्म का नाम अजनबी था, और ये पक्का नहीं था कि कब वो अवेलेबल होंगे। तो वो चले गए और शक्ति सामंत ने सोचा कि एक जल्दी से एक फटाफट एक फ़िल्म बना देते हैं, और राजेश खन्ना को बुलाया। राजेश खन्ना का पहले सिर्फ इंटरवल से पहले का रोल था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी कहा कि भाई सेकंड रोल जो है बेटे का वो भी खन्ना साहब का होना चाहिए। और चूंकि खन्ना साहब थे तो एक नई आवाज़ की भी ज़रूरत थी। तो एस.डी. बर्मन साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके फेवरेट किशोर कुमार रह ही चुके थे, तो किशोर कुमार को बुलाया गया। और जैसे ही वो गाना आया, हो अरे गाना शुरू शुरू में आ जाता है फिल्म में, हा 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 मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो ये एक गाने ने ऐसा इक्वेशन को चेंज किया कि ओवरनाइट जैसे कहते हैं फिल्मों में कायापलट हो गई, कि एस.डी. बर्मन और उसके बाद उनके सुपुत्र आर.डी. बर्मन का एरा 70 से लेकर 80 तक आप काउंट करेंगे। और जो एस.डी. बर्मन साहब तो खैर दोनों को इस्तेमाल करते थे, रफ़ी को भी और किशोर को भी, लेकिन जो एरा उसके बाद आया जिसमें आर.डी. बर्मन और उनके जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उनके जैसे मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, पुराने वाले भी उसमें एक्टिव थे, शंकर जयकिशन भी एक्टिव थे, सलिल चौधरी भी थे, मदन मोहन भी थे। मदन मोहन की आखिरी फिल्म मौसम थी 1975, और बहुत अच्छा म्यूज़िक था उसमें। और उसके बाद राजेश रोशन, ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, ऐसी एक ज़माने की हवा बदल चुकी थी कि जो गाने इसके बाद आने शुरू हुए वो शायद किशोर कुमार की आवाज़ के लिए ज़्यादा सूटेड थे। अब इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क क्या था? अब आप रफ़ी साहब और किशोर कुमार को कंपेयर करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी सारी बीच में बातें आ जाती हैं कि ज़्यादा बढ़िया कौन था। मैं इस डिबेट में जाऊंगा ही नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों ही बहुत बढ़िया थे, और दोनों के ही गाने बड़े कमाल के हैं। अगर आप ऐसी कुछ फिल्में ले लें जिसमें दोनों ने गाने गाए, और इसमें हम एस.डी. बर्मन साहब की फिल्म्स लेते हैं। एक फिल्म आई थी 1965 में जिसका नाम था तीन देवियाँ। ये देवानंद ने पहली फिल्म अपनी डायरेक्ट करने की कोशिश की थी, हालांकि ऑफिशियली उनका नाम डायरेक्शन में नहीं था। डायरेक्शन में ऑफिशियली नाम अमरजीत का था। अमरजीत पब्लिसिटी मैनेजर थे नवकेतन में। तो देवानंद साहब नहीं चाहते थे कि मेरा नाम इसमें आए, जबकि वो अभी श्योर नहीं थे कि डायरेक्शन में करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के नहीं करना चाहूँगा। तो जब ये फिल्म आई तो इसमें दोनों के गाने थे। ज़्यादा गाने किशोर साहब के थे, लेकिन एक गाना मोहम्मद रफ़ी का भी था। जो किशोर साहब के गाने थे वो तो खैर बहुत ही बढ़िया थे और देवानंद को सूट भी करते थे। वो गाना, अरे यार मेरी तुम भी हो गज़ब, घूंघट तो ज़रा ओढ़ो। अब ये जो गाना है, इसका अगर आप इसको ध्यान से सुने तो इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा नॉन इंडियन है। मैं इसको वेस्टर्नाइज नहीं कहूँगा, हर चीज़ को वेस्टर्नाइज कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिसको हम एक प्योर प्रिस्टीन इंडियन आवाज़ कहेंगे, ये नहीं है। ये थोड़ी सी अलग आवाज़ है, बड़ी मॉडर्न आवाज़ है, आज की आवाज़ है। और इसी फिल्म में एक रफ़ी साहब का गाना था, इनफैक्ट दो गाने थे, एक तो गज़ल थी और एक गाना था, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए। तो ये गाना जो है ये एकदम सॉफ्ट गाना था। अब कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही गाने देवानंद के लिए थे। तो देवानंद की पर्सनालिटी आप कह सकते हैं कि ऐसी थी कि एक तरफ उन पे एक थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न आवाज़ भी बैठती थी और एक क्लासिकल इंडियन आवाज़ जिसमें बड़ा सॉफ्टनेस थी वो भी बैठती थी। तो सॉफ्टनेस वाली आवाज़ रफ़ी साहब की थी और जो एक मॉडर्न आवाज़ थी, एक अलग तरह का उसमें एक कशिश थी, एक नशा था, वो किशोर साहब की थी। अब इसके बाद जब हम आते हैं 1967 पे, तो फिल्म आई ज्वेल थीफ, फिर देवानंद की फिल्म, और फिर म्यूज़िक एस.डी. बर्मन का। इसमें जो किशोर साहब का गाना था, ये दिल ना होता बेचारा हरदम ना होते आवारा, तो ये इस गाना अगेन, ये जो गाना है ये रफ़ी साहब का गाना मुश्किल था। ऐसी बात नहीं कि रफ़ी साहब ये गाना गा नहीं सकते थे, ऐसा तो कोई गाना नहीं रहा होगा जो रफ़ी साहब नहीं गा सकते थे, लेकिन ये गाना ज़्यादा सूट किशोर साहब को करता था, क्योंकि ये गाने का कुछ लय ही ऐसी थी, कुछ टेनर ही ऐसा था। और ऑन द अदर हैंड जो गाना रफ़ी साहब का था,
दिल पुकारे आरे आरे आरे। तो ये अगेन ऐसा नहीं कि किशोर साहब ये गाना नहीं गा सकते थे, उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सॉफ्ट गाने भी गाए, लेकिन इस गाने का जो गाने का ढंग था वो बस रफ़ी साहब को ही सूट करता था। एक और एग्जाम्पल लेंगे, 73 में अभिमान आई, अमिताभ बच्चन ने खुद फिल्म प्रोड्यूस की थी और खुद अमिताभ बच्चन इस फिल्म में थे। तब तक अमिताभ बच्चन अभी जंजीर वाले और दीवार वाले अमिताभ बच्चन नहीं बने थे। तो इस फिल्म में अगेन म्यूज़िक एस.डी. बर्मन का था और बर्मन साहब की जैसे आदत थी कि एक आध गाना, चाहे उस समय एरा किशोर कुमार का चल रहा था पूरी तरह से कि रफ़ी साहब से गवाना ही गवाना है। अब जो किशोर कुमार का गाना था वो बिल्कुल टिपिकल किशोर कुमार को सूट करता था। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना कोई तो मिलन का, करो रे उपाय रे मीत ना। तो ये गाना तो किशोर कुमार को ही सूट करता था, लेकिन इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा गाना था, एक बहुत ही सॉफ्ट गाना था जो बिल्कुल रफ़ी साहब को सूट करता था। हो तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। तो ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के गाने, इस सॉफ्ट टच वाले गाने या ऐसे गाने जिनमें मेलनकली हो, दुख का भाव हो, ये गाने रफ़ी साहब को स्पेशली सूट करते थे। हालांकि रफ़ी साहब हर तरह के गाने गा सकते थे, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए ऐसे भी गाने गाए जिसमें देख के सुन के हैरानी होती है कि ये कौन गा रहा है, जॉनी वॉकर नहीं है तो कौन है ये वाला, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। लेकिन सॉफ्ट गानों पे और जिन गानों में एक दुख का भाव हो, लॉस का, लॉन्गिंग का, उन गानों पे रफ़ी साहब की पकड़ बहुत कमाल की थी। जैसे कि मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। फिल्म चौदहवीं का चांद 1960 की बहुत बड़ी हिट फिल्म, या 1960 की एक और बहुत बड़ी हिट फिल्म बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। तो एक जो सॉफ्टनेस थी, वो जो शायद उस ज़माने के गानों का जो एक टाइप था, जो टेनर था, जो भाव था, वो बिल्कुल रफ़ी साहब या उनके जैसे सिंगर्स के लिए, उनके जैसे सिंगर्स हेमंत कुमार और मुकेश साहब, उनके लिए ज़्यादा सूटेड था। और इसीलिए जब हम देखते हैं खासकर 60s में कि किशोर कुमार ऑलमोस्ट एक्सेप्ट एक दो एस.डी. बर्मन साहब की फिल्म्स बिल्कुल आउट हो गए थे, क्योंकि उनको उनके टाइप की फिल्म्स ही नहीं बनती थी। ऐसी फिल्म्स जिसमें एक अलग तरह का म्यूज़िक हो वो बनती ही नहीं थी। वो अलग तरह का म्यूज़िक आना शुरू हुआ 1970 ऑनवर्ड्स, खासकर राजेश खन्ना के आने के बाद। राजेश खन्ना आए और राजेश खन्ना चले भी गए। 72-73 के बाद उनकी कामयाबी इतनी नहीं रही, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग बचे, अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद खन्ना, जितेंद्र, जितने भी बड़े बड़े हीरो बचे, उन सबको जो आवाज़ सूट करती थी कहीं ज़्यादा, और जो म्यूज़िक का स्टाइल था वो फिर किशोर कुमार के लिए था। यहाँ पे एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि रफ़ी के बारे में, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, कि जब रफ़ी साहब एक्टिव थे, अपने बिल्कुल टॉप पर थे, अपने पीक पर थे, तब शायद फिल्म का जो म्यूज़िक का लेवल था वो कहीं ज़्यादा ऊंचा था। जो बेस्ट राइटर्स थे, अब किन किन का नाम लिया जाए, शैलेंद्र साहब, साहिर, मजरू, उसके अलावा शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, राजेंद्र कृष्ण, जिनको हम कहेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड राइटिंग का, सॉन्ग राइटिंग का, वो 50 से लगभग 70 तक था। इसी तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर्स में एस.डी. बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन, चित्रगुप्त, सी रामचंद्र, कितने नाम लेंगे आप,
नाम ही नाम है, अगर मैं एक दो भूल भी गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो बिल्कुल टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, जिन्होंने एक तरह से हिंदी पॉपुलर हिंदी सिनेमा के गानों को का जो एक लैंग्वेज है वो इस्टेब्लिश की, वो तब एक्टिव थे। और इसीलिए शायद रफ़ी साहब को जो गाने गाने को मिले वो बहुत ज़्यादा वेरिड थे। जब तक किशोर कुमार का वक्त आया 70 ऑनवर्ड्स, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस समय म्यूज़िक डायरेक्टर्स ख़राब थे, लेकिन धीरे धीरे करके फिल्मों का नेचर ही चेंज हो रहा था। और 75 के बाद तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ अमिताभ बच्चन का सक्सेस शुरू हुआ और वहाँ फिल्म म्यूज़िक का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो किशोर कुमार की जो पीक थी, जिसमें उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा बढ़िया गाने गाए, वो शायद करीब 10 साल रही, 70 से लेकर 80 तक। 80 के बाद तो कुछ इक्का दुक्का फिल्मों में ही अच्छे गाने होते थे, उसके बाद तो सब शोर शराबा शुरू हो गया था। तो यहीं पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि दोनों का अपना एक स्टाइल था, दोनों का अपना एक लय थी, दोनों का अपना एक अदा थी। इन दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। दोनों ही अपने आप में बहुत ही ग्रेट सिंगर्स थे, और इसके अलावा जो मेरी सिंगिंग में जो कमियां हैं उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं थोड़ा लंबा हो गया, आपको पसंद आया। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। नमस्कार।